कौन है? दरवाजे पर कई बार दस्तक देने के बाद अंदर से धीमी आवाज आई, पर दरवाज़ा अब भी नहीं खुला था। खिड़की से हल्का सा पर्दा हिला, जैसे किसी ने झाँका हो। मैं साक्षी, दरवाज़ा खोलो। साक्षी बोली, कब से दरवाज़ा खटखटा रही हूँ। सॉरी, श्रुति ने नींद से जागकर उबासी लेते हुए कहा। तू कहीं और कमरा ढूंढ ले। कमरा ढूंढ लो? साक्षी ने हैरानी से श्रुति की ओर देखा। कमरा तुझे ढूंढना है, मुझे क्यों? अब मुझे नहीं, तुझे कमरा तलाशना है, श्रुति ने ठंडे स्वर में कहा। क्यों? साक्षी ने चौंकते हुए पूछा। क्योंकि मैंने और आदित्य ने शादी कर ली है, श्रुति ने अपनी उंगलियों से सिंदूर को हल्के से छूते हुए कहा। क्या? साक्षी का चेहरा हतप्रभ हो गया। उसने श्रुति के माथे की बिंदी और मांग में भरा सिंदूर देखा। ये सब उसके नए जीवन की पुष्टि कर रहे थे। अब पति पत्नी के बीच तेरा क्या काम? श्रुति ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा और खिड़की का पर्दा पूरी तरह से बंद कर लिया। साक्षी दरवाजे के बाहर खड़ी खड़ी कभी खिड़की को देखती तो कभी दरवाजे को। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका इतना करीबी दोस्त, जिसे वह अपना समझती थी, अब किसी और का हो चुका था। उसका मन अतीत की यादों में खोने लगा, जहां आदित्य और उसकी कहानी ने शुरुआत की थी। साक्षी और आदित्य ने एक साथ दिल्ली के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की थी। दोनों ने साथ पढ़ाई की, साथ प्लेसमेंट के लिए तैयारी की और आखिरकार दोनों की नौकरी मुंबई की एक बड़ी कंपनी में लग गई। मुंबई में नए जीवन की शुरुआत करते हुए उन्होंने साथ रहने का निर्णय लिया और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। वे एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। एक रात जब आदित्य ने साक्षी का हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी ओर खींचा तो साक्षी चौंकते हुए बोली, क्या कर रहे हो आदित्य? प्यार, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। नहीं, अभी नहीं, हम शादीशुदा नहीं हैं, साक्षी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। क्या शादी से पहले प्यार करना गलत है? आदित्य ने सवाल किया। हमारे संस्कार तो यही कहते हैं, साक्षी ने समझाने की कोशिश की। हम शादी के बाद ही यह सब करेंगे। शादी की ज़रूरत ही क्या है, हम दोनों साथ हैं, यही काफ़ी नहीं है? आदित्य ने तर्क दिया। शादी तो बस एक औपचारिकता है। आदित्य ने अपने प्यार का यकीन दिलाकर उसे भी इस रिश्ते में खींच लिया। साक्षी ने धीरे से खुद को आदित्य के हवाले कर दिया। शुरू में उसे थोड़ी हिचक थी, लेकिन बाद में वह भी इस रिश्ते में डूब गई। उसे कभी कभी आदित्य पर शक भी होता था और आदित्य के प्यार पर उसे पूरा भरोसा भी था। वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि क्या गलत है और क्या सही। वह मानने लगी थी कि शादी का बंधन सिर्फ एक औपचारिकता है। वह आदित्य से कभी शादी की बात भी नहीं करती, क्योंकि उसे यकीन था कि आदित्य हमेशा उसका रहेगा। लेकिन जब श्रुति उनकी जिंदगी में आई तो सब कुछ बदल गया। श्रुति हाल में ही उनकी कंपनी में ज्वाइन हुई थी। वह दिल्ली की थी और मुंबई में उसका कोई जान पहचान वाला नहीं था। जब तक उसे कोई जगह नहीं मिल जाती, आदित्य और साक्षी ने उसे अपने साथ रहने का ऑफर दिया। साक्षी को तब तक अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। श्रुति बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की थी। आदित्य धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। श्रुति के हाजिर जवाबी और उसकी शरारतों ने आदित्य को उस पर मोहित कर दिया। आदित्य, जो साक्षी को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मानता था, अब श्रुति के इर्द गिर्द मंडराने लगा। साक्षी ने कई बार आदित्य को चेताया, लेकिन उसने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। धीरे धीरे साक्षी को लगने लगा कि अगर उसने आदित्य को शादी के बंधन में नहीं बांधा तो वह उसे खो देगी। अब उसे आदित्य में एक नीच इंसान साफ दिखना शुरू हो गया था। उसने इस बारे में अपनी माँ से बात करने का निर्णय लिया और छुट्टी लेकर दिल्ली चली गई। उसने माँ से अपने और आदित्य के रिश्ते की पूरी कहानी बताई। उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा, देर मत कर, जाकर उससे शादी कर ले। साक्षी जल्दी जल्दी वापस मुंबई आई ताकि आदित्य से शादी की बात कर सके, लेकिन जब वह वापस आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आदित्य और श्रुति ने उससे पहले ही शादी कर ली थी। साक्षी, जिसने आदित्य पर पूरी तरह से विश्वास किया था, अब ठगी सी महसूस कर रही थी। उसने अपने प्यार, अपने विश्वास और अपनी भावनाओं को पूरी तरह से आदित्य के नाम कर दिया था,
लेकिन इन सब के बावजूद वह उसे अपना नहीं बना सकी। हालांकि कहीं न कहीं उसके मन में असुरक्षा की भावना तो जाग चुकी थी और आदित्य की मक्कारी का आभास भी उसे हो चुका था। इतने दिनों में साक्षी आदित्य के रग रग से वाकिफ थी। साक्षी ने बोला, अच्छा श्रुति, तुमने और आदित्य ने शादी कर ली, बहुत बहुत बधाई हो तुम दोनों को। यह सुनकर आदित्य और श्रुति हैरान होकर उठकर बैठ गए। उन्हें लग रहा था कि साक्षी अच्छा खासा तमाशा खड़ा करेगी, रोना धोना करेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साक्षी ने आगे कहा, हाँ तो ठीक है, अब तुम दोनों पति पत्नी हो तो साथ में रहो। मैं अपना सामान तो कम से कम यहाँ से ले लूँ, दरवाज़ा तो खोलो। आदित्य और श्रुति दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और आदित्य ने बढ़कर दरवाज़ा खोला। साक्षी बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ कमरे के अंदर आई और बोली, मैं यहाँ कोई तमाशा करना नहीं चाहती, क्योंकि तमाशा करने की आदत तो तुम दोनों नीच प्राणियों की है और मैं तुम दोनों जैसी नीच नहीं बन सकती। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बात बताओ श्रुति, आदित्य ने तुमसे कहाँ पर शादी की है? कोर्ट में? श्रुति ने बोला, नहीं मैडम, हमने मंदिर में शादी की है। कोर्ट में शादी के लिए हमने अप्लाई कर रखा है, 1 महीने के बाद हम कोर्ट में भी शादी कर लेंगे। इस पर साक्षी ने बोला, तो क्या तुम्हारी शादी का कोई सबूत है, कोई फोटो या कोई गवाह? श्रुति को लगा कि उसने तो किसी को शादी में बुलाया ही नहीं था, तो उसकी शादी की फोटो कौन क्लिक करता? मात्र पंडित जी थे जिन्होंने उनकी शादी कराई। साक्षी ने बोला, क्या हुआ मैडम, तुम तो बहुत ओवर स्मार्ट हो, इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी कि शादी कर ली और कोई सबूत नहीं जुटाए? अब मैं बोलती हूँ, तुम दोनों पति पत्नी नहीं हो, चलो साबित करो कि तुम दोनों पति पत्नी हो। क्या बिंदी और सिंदूर लगा लेने से तुम आदित्य की पत्नी हो गई? श्रुति ने बोला, चुप करो, पंडित जी ने खुद हमारे 7 फेरे करवाए हैं, पंडित जी बोलेंगे ना कि हमने शादी की है। साक्षी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, और कौन मानेगा पंडित जी की बात? तुमसे ज़्यादा वक्त से मैं आदित्य के साथ हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है यह कितना मक्कार है। यह कोई ऐसा सबूत नहीं देगा जिससे पता चले कि तुम दोनों की शादी हुई है। अब चलो, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो मेरे घर से। आदित्य ने बोला, यह क्या बकवास कर रही हो? भले ही तुम मेरे साथ लिव इन में पिछले कई सालों से थी, लेकिन शादी तो मैंने श्रुति से की है, मेरी पत्नी श्रुति है। साक्षी ने हंसते हुए कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है आदित्य, तुम कितने घटिया इंसान हो, लेकिन तुम्हारे साथ रहते रहते अब मैं भी वैसी हो चुकी हूँ। कहकर साक्षी ने अपना मोबाइल आदित्य को दिखाया, जिसमें आदित्य और साक्षी के निजी पलों के कुछ फोटो और वीडियो थे, जो साक्षी ने मौका पाकर ले लिए थे, क्योंकि साक्षी को ऐसा लगता था कि उसने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया है तो उसके पास अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई सबूत तो होने ही चाहिए। आदित्य ने सपने में भी नहीं सोचा था कि साक्षी ऐसा कुछ करेगी। साक्षी ने आगे बोला, अब जब मेरी ज़िंदगी तुम दोनों ने खराब कर ही दी है तो मुझे अपनी बदनामी का अब कोई डर नहीं, क्योंकि अब मेरे पास बचा ही क्या है। लेकिन अगर अभी के अभी तुमने श्रुति को इस घर से बाहर नहीं भेजा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और तुम्हारी और श्रुति की कोर्ट में कोई शादी नहीं होगी, बल्कि 1 महीने के अंदर तुम्हारी और मेरी कोर्ट में शादी होगी। नहीं तो मैं सारी वीडियो और फोटो वायरल कर दूंगी, फिर देखती हूँ तुम्हें कहाँ नौकरी मिलती है और कहाँ घर मिलता है। मैं तो अपनी ज़िंदगी खराब कर चुकी हूँ, लेकिन तुम दोनों की ज़िंदगी भी मैं चैन से गुजरने नहीं दूंगी। इसलिए भलाई इसी में है कि जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो। आदित्य और श्रुति ने सपने में भी नहीं सोचा था कि साक्षी से ऐसा जवाब मिलेगा। साक्षी ने आगे बोला, श्रुति, अगर अब तुम अपनी आगे की ज़िंदगी चैन और सुकून से बिना किसी बदनामी के काटना चाहती हो तो चुपचाप अपना सामान समेटो और मेरे घर से अभी के अभी बाहर निकलो। तो जो बात घर की 4 दीवारी के अंदर है वह घर की 4 दीवारी के अंदर ही रह जाएगी। अगर नहीं तो मैं अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद मान ही रही हूँ, तुम दोनों की ज़िंदगी भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। कहकर साक्षी ने बेड पर पड़े श्रुति के दुपट्टे को अपने पैरों से खींचकर जमीन पर फेंक दिया।
बेड की चद्दर को भी उठाकर बाहर डस्टबिन में डाल दिया और आराम से बेड पर बैठ गई। आदित्य और श्रुति को समझ में आ चुका था कि साक्षी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। श्रुति ने वहां से निकल जाने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि उसे पता था अगर यह बात आगे निकल गई तो ना उसकी कहीं शादी होगी और ना ही उसे कहीं नौकरी मिलेगी। और आदित्य भी इन सब से भली भांति परिचित था।